यस, गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट से रिवीजन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और ये चौथा चैप्टर है क्विक रिवीजन में। एफएम का क्विक रिवीजन सीरीज में ये फोर्थ लेक्चर है मेरा, करेक्ट। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो आपको क्या बताया था कि इसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे, यानी कि सिर्फ कंसेप्ट का रिकैप करेंगे, रिवीजन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन की डिस्कशन नहीं करूंगा, उस कंसेप्ट को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे थे ये सारी बातें तो जरूर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। कोशिश रहेगी अपनी कि 40 मिनट्स के अंदर अंदर में चैप्टर एक खत्म किया जाए। चलो, आज का डिस्कशन है डिविडेंड चैप्टर से। डिविडेंड चैप्टर में हमारा जो कवरेज था वो था, हमने मीनिंग देखा था डिविडेंड पॉलिसी का, फिर थ्योरीज इन डिविडेंड पॉलिसीज, और ये 5 थ्योरी देखे थे। बच्चे कहते हैं सर बुक में ये थ्योरी नहीं है। बुक में हो ना हो, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट था तो हमने पढ़ाया था, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकल पोर्शन था अपना, करेक्ट। फिर डिविडेंड वर्सेस बाईबैक, ये क्या था, थ्योरेटिकल पोर्शन हमने देखा था। फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी एंड डिविडेंड पॉलिसी इन प्रैक्टिस, या टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, ये दोनों थ्योरी लेक्चर में करवाया था, याद हो तो। ठीक। और रेसिडुअल टॉपिक में हमने देखा था राइट शेयर के केस में इन्वेस्टर का वेल्थ कैसे इंपैक्ट होता है। सिमिलरली बोनस शेयर, शेयर स्प्लिट एंड समटाइम रिवर्स स्प्लिट। ठीक। इस केस में हाउ दिस ट्रांजेक्शन या हाउ दिस इवेंट इंपैक्ट वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। मैंने क्या बोला था, ये कंटेंट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ना बराबर चांस है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कल को आप सीए बन भी जाओ तो मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें होती रहती है मार्केट में, ठीक। कभी आप सुनोगे कि कोई कंपनी राइट इश्यू लेके आ रही है, कोई कंपनी शेयर बोनस शेयर इश्यू कर रही है, तो आपको इसका इम्प्लीकेशन पता होनी चाहिए कि इन्वेस्टर के वेल्थ पे इसका क्या इम्पैक्ट आता है, करेक्ट। चलो, इसके साथ मैं यहाँ पे डिटेल नोट जो है, जो रेगुलर बैच में पढ़ाते टाइम में लिखवाता हूँ, वो भी लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि सर जो ये बुक है ना, ये एकदम समरी रिवीजन के लिए है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो डिटेल्ड में कवर नहीं है ना। कुछ चीजें समराइज वे में लिखी है, पर क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो मुझे तो एक एक बात बतानी है, तो रेफरेंस के लिए नोट्स ले आ दिया हूँ कि नोट्स में वो चीजें टिक कर लेंगे जो बुक में नहीं है, ठीक। चलिए, सबसे पहले डिविडेंड पॉलिसी। मीनिंग क्या देखा था हमने डिविडेंड पॉलिसी का, मतलब पॉलिसी रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कंपनी अगर, यहां देखो, मान लो ए लिमिटेड है, इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग, जो पीछे से पैसा लेके आता है। आगे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है, ये इन्वेस्टिंग। सब चीज हमने पढ़ रखा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग में। फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड 3 चैप्टर थे, लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। ये तीनों चैप्टर के नॉलेज के बेसिस पे हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर, जब कोई कंपनी ये सरप्लस कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, करेक्ट, तो इसको 2 काम कर सकता है, ताकि डिविडेंड के रूप में बांट दे, या फिर रिटेन अर्निंग रखे जिसको आगे री इन्वेस्ट करे। पूरी चैप्टर में यही डिस्कशन है कि कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए कि रिटेन करके रखना चाहिए आगे री इन्वेस्ट करने के लिए। हमने क्या सोचा, हमने क्या पढ़ा, ये डिविडेंड दे या ना दे, दे तो कितना दे, इसी को बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी। सबसे ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या होगा सर? ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी वो होगा जो मैक्सिमाइज करे, क्या बताओ,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। याद रहेगा क्या? वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर को मैक्सिमाइज करे, इसीलिए डिविडेंड पॉलिसी रिलेवेंट है हमारे लिए। हम वही डिविडेंड पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे जो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइज करे, ठीक, यानी कि शेयर प्राइस को, मार्केट प्राइस को मैक्सिमाइज करे। यही हमारा ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। चलो फिर आता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जिसको हमने बड़ा टाइम लगा के डिस्कस किया था, क्या डिविडेंड पॉलिसी शेयर प्राइस को इम्पैक्ट करता है? सारा तो यही मेन चीज है, इम्पैक्ट करेगा तभी तो डिविडेंड डिसीजन से वेल्थ पे फर्क पड़ता है कि नहीं, ये बात का डिस्कशन होगा। अगर मान लो शेयर प्राइस डिविडेंड डिसीजन की वजह से शेयर प्राइस में इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा, फिर ये तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा कि वो डिविडेंड पॉलिसी सिलेक्ट करो जो वेल्थ मैक्सिमाइज करे। डिविडेंड पॉलिसी से तो वेल्थ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस वजह से हमने ये देखा क्या डिविडेंड पॉलिसी का इम्पैक्ट होता है शेयर प्राइस पे। तो कुछ थ्योरी कहते हैं हाँ होता है, और कुछ थ्योरी कहता है नहीं, नहीं होता। नहीं होता जिसको इरेलेवेंस थ्योरी कहते हैं, ये कौन बोलता है? एमएम मॉडल। अच्छा, यस, डिविडेंड पॉलिसी हैज इम्पैक्ट ऑन शेयर प्राइस, ये कौन कहता है? तो इसमें एक है ट्रेडिशनल पोजीशन या ट्रेडिशनल मॉडल लिख लो, ग्राहम एंड डॉड का मॉडल जो कहता है पॉजिटिव इंपैक्ट, डिविडेंड हैज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन शेयर प्राइस। ठीक, डिविडेंड दोगे तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, जितना ज्यादा डिविडेंड दे पाओ उतना ज्यादा डिविडेंड दो। ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी है 100% पे आउट रेशियो। ये सारी चीजें पढ़ी थी, अब ये दोबारा आएंगी। और दूसरा था, ये डिपेंड करता है आरओई वर्सेज आरई। आरई को मैंने केई भी लिखवाया था, ठीक। और ये रिलेशन आरओई और केई का कौन एक्सप्लेन करते? तो इस पे दो मॉडल था, वॉल्टर मॉडल एंड गर्डन मॉडल, करेक्ट। चलो बारी बारी स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल मॉडल क्या बोलता है? तो सर ट्रेडिशनल मॉडल कहता है जितना डिविडेंड बांट सके एक कंपनी उतना बढ़िया है, क्योंकि डिविडेंड हैज डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन शेयर प्राइस। ये एक प्रोवर्ब पे बेस्ड है कि अ बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। एक बर्ड जो आपके कब्जे में आपके पास है वो ज्यादा बेहतर है दो बर्ड नेस्ट में होने से। क्यों? जो आपके पास है उस पर आपका कंट्रोल है। सिमिलरली एक कंपनी में इन्वेस्टर जो होते हैं ना, इन्हें डिविडेंड पसंद होता है। क्यों? सर अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो क्या करेगी? उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्ट करेगी तो मार्केट प्राइस ग्रो होगा, मार्केट प्राइस ग्रो होगा तो उससे उनको मिलेगा कैपिटल गेन। तो कोई जो पैसा अपना रिटेन अर्निंग अर्निंग इससे कंपनी डिविडेंड दे सकती है इन्वेस्टर को, या फिर कैपिटल गेन के रूप में दे सकता है, करेक्ट। हमने क्या बोला कि ये जो डिविडेंड है ये तो सर्टेन है, आज मिल जाएगा, अपने पास आ जाएगा बैंक में, ठीक। हम लीगलिटी पे नहीं जाते कि डिविडेंड कैश में देना पड़ेगा, ये वो, ये लॉ की बात है। हम यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन कैपिटल गेन तो कब अराइज होगा? ध्यान से सुनना, इसको इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा, वेल्थ ग्रो होगा, इसी को बोलते हैं कि कैपिटल गेन के फॉर्म में आएगा। शेयर बेचेंगे तो कैपिटल गेन होगा, करेक्ट। पर ये तो फ्यूचर पे होगा ना, फ्यूचर में। फ्यूचर किसी ने देखी है क्या? फ्यूचर सर्टेन है क्या? नहीं। अगर ये पैसा रख ले, मुझे डिविडेंड ना देके और गलत प्रोजेक्ट में लगा दे तो वेल्थ डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, कैपिटल गेन के फॉर्म में नहीं भी मिल सकता है, ठीक। इसलिए ये मॉडल क्या मानता था कि इन्वेस्टर सर्टेन इनकम यानी कि डिविडेंड को ज्यादा प्रीफर करते हैं। इसने प्राइसिंग इक्वेशन क्या दिया था प्राइस निकालने का? P इज इक्वल टू एम। एम क्या है? एक मल्टीप्लायर है, ब्रैकेट में डी, यानी कि डिविडेंड कितना होगा, डिविडेंड पर शेयर की बात हो रही है, ठीक है। प्लस ई डिवाइड बाई 3। इसी को ब्रेक करके हमने ये निकाला था, और मैंने बोला था कि इसमें P इज इक्वल टू एम बाई 3 कॉमन ले लो तो क्या आएगा? 4D प्लस आर।
यानी कि डिविडेंड हैज 4 टाइम ग्रेटर इंपैक्ट ऑन शेयर प्राइस। डिविडेंड का रिटेन अर्निंग की तुलना में 4 गुना ज्यादा इंपैक्ट होता है शेयर प्राइस पे, इसीलिए डिविडेंड दो। इस मॉडल का मानना था ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या है, 100% पे आउट। इन्वेस्टर को डिविडेंड पसंद है, डिविडेंड एक सर्टेन इनकम है, उनको बांट दो। ठीक, ये मॉडल ने जो प्राइसिंग इक्वेशन दिया है, इसमें हाईएस्ट प्राइस कब आएगा बताओ, जब पे आउट रेशियो 100% हो। करेक्ट। आई होप इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल, अब वॉल्टर मॉडल जब पढ़ रहे तो यहाँ पे तो लिमिटेड एजम्पशन लिखा है, एक काम करते हैं मैं अपने नोट्स पे लेके आता हूँ। हाँ जी, ये रहा वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले इसका एजम्पशन क्या है। पहला एजम्पशन था रिटेन अर्निंग इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक, यानी कि कंपनी के पास दो ही ऑप्शन है, ताकि पैसे को डिविडेंड के रूप में बांटे या फिर आगे इन्वेस्ट करना है तो रिटेन अर्निंग के रूप में रखे। रिटेन अर्निंग ही एकलौता सोर्स है आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर मान लो कंपनी के पास मल्टीपल सोर्स अवेलेबल हो और चीपर सोर्स भी अवेलेबल हो, डेट ले सकता है, तब तो भाई ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं हो रहा, तो डिविडेंड दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए इस मॉडल का एजम्पशन क्या था, रिटेन अर्निंग इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस। दूसरा, रिटर्न दैट अ कंपनी जनरेट ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, उसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, आईआरआर, कुछ भी बोल सकता है, इज नॉन एंड कांस्टेंट। यानी कि अगर कंपनी ने पैसे रखे अपने, डिविडेंड ना डिस्ट्रीब्यूट करके रिटेन अर्निंग के रूप में, और आगे इसको इन्वेस्ट करता है, तो कंपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न जनरेट करेगा ये कांस्टेंट है, पता भी है और कांस्टेंट भी है डिसीजन लेते टाइम। ठीक, इसको आईआरआर बोल सकते हैं, आरओई बोल सकते हैं, ठीक, अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। शॉर्टकट में इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। करेक्ट। दूसरा, रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर इज ऑल्सो नॉन एंड कांस्टेंट। अगर मान लो ये डिविडेंड ना डिस्ट्रीब्यूट करे, इन्वेस्टर को दे दे, तो इन्वेस्टर भी तो आगे कहीं पे इन्वेस्ट करके कमाएगा। इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना कमा सकता है उतना ही इसका क्या है, इस कंपनी से अगर रिटेन अर्निंग रखता है तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो इन्वेस्टर का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना, ये भी हमें डिसीजन लेते टाइम पता है और कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स रहेगा। करेक्ट। नेक्स्ट था नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन या फिर नो टैक्स। इसका मतलब है इन्वेस्टर को डिविडेंड दो, इस पे भी कोई टैक्स नहीं, या फिर अगर रिटेन अर्निंग को इन्वेस्ट करते हो, कल के मार्केट प्राइस ग्रो होता है और वो शेयर बेचे तो जो कैपिटल गेन आएगा उस पे भी कोई टैक्स नहीं है। क्यों सर, टैक्स नहीं होगा तभी तो डिसीजन हम ले पाएंगे। अगर टैक्स हुआ तब तो हमें टैक्स का भी इम्प्लीकेशन डिसीजन में देना पड़ेगा, कि टैक्स का इफेक्ट देने के बाद इन्वेस्टर के लिए कौन सा बढ़िया है, डिविडेंड देना कि आगे वो पैसा शेयर बेच के कमाए, वो बढ़िया है कैपिटल गेन के रूप में। तो इसीलिए हम एज्यूम करते हैं, क्यों एज्यूम करते हैं, फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। अलग अलग देश में अलग टैक्स सिस्टम है तो अलग ही निकालना पड़ेगा इनकॉर्पोरेट करके टैक्स को। तो हर एक जगह पे ये थ्योरी लग पाए, इसके लिए जरूरी क्या है, मानो टैक्स ही नहीं है या फिर है तो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी कि डिविडेंड पे भी उतना ही टैक्स लगता है, कैपिटल गेन पे भी उतना ही टैक्स लगता है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट या फ्लोटेशन कॉस्ट, इसमें मेरे समझाने लायक कुछ नहीं है, कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, ताकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में या फिर कैपिटल गेन में। परपेचुअल लाइफ ऑफ अ फर्म, यानी कि फर्म का लाइफ क्या है, परपेचुअल है। ठीक, इसने क्या प्राइसिंग इक्वेशन दिया था, तो ये रहा P इज इक्वल टू डी डिविडेंड पर शेयर प्लस ई माइनस डी रिटेन अर्निंग होता है। करेक्ट। इनटू आरओई, आरओई क्या है, कंपनी जो कमाएगी अपने इन्वेस्टमेंट पे, डिवाइड बाय के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टर, होल डिवाइड बाय के। इसका डेरिवेशन मैंने आपको सिखाया था रेगुलर लेक्चर में। ठीक, के निकालने का एक ये भी तरीका है, 1/P रेशियो।
ठीक, मैंने ये भी पढ़ाया था कौन से दो केस है जहां पे k इज इक्वल टू 1/p रेशियो होता है। ठीक आई थिंक सो। अच्छा चलो, डेरिवेशन यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो डेरिवेशन हमने यहाँ पे लिखा भी है, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। ठीक, ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी वॉल्टर मॉडल के अनुसार क्या है? तो वॉल्टर मॉडल कहता है इफ आरओई इज ग्रेटर देन के, यानी कि इन्वेस्टर जितना एक्सपेक्ट कर रहा है उससे ज्यादा फॉर्म कमा सकते हैं इन्वेस्ट करके, तो भाई इन्वेस्टर को मत दो, वो तो कम ही कमा रहा है ना देने पे, उस पैसों पे, उससे बढ़िया है उसके बदले आप इन्वेस्ट कर दो। ठीक, तो 0% पे आउट। इफ आरओ इज लेस देन के, कंपनी जिस रेट से कमा रही है उससे ज्यादा रेट से इन्वेस्टर कहीं बाहर में कमा सकता है, तो भाई आप मत रखो रिटेन अर्निंग, उसको दे दो डिविडेंड के रूप में। ठीक, वो आगे इन्वेस्ट करके आप जितना कमा रहे हो ना उससे ज्यादा रिटर्न बना लेगा, तो पे आउट रेशियो 100%। ठीक, एंड आरओई इज इक्वल टू के, यानी कि कंपनी जितना अपनी इन्वेस्टमेंट पे कमाएगी उतना ही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। इसका मतलब है डिविडेंड पॉलिसी का कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा शेयर प्राइस पे, डिविडेंड पॉलिसी इज इरिलेवेंट। ठीक, चाहे डिविडेंड दो या ना दो, शेयर प्राइस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आने वाला। ये एक इंपॉर्टेंट बात लिखा था। ये कब होता है? आरओई इज ग्रेटर देन के, जब फर्म के पास पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट होते हैं, जिस रेट पे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, रिटेन अर्निंग पे जो कॉस्ट है उससे ज्यादा रेट से हम कमा सकते हैं, पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट है। ये कब होता है? जब फर्म के पास निगेटिव एनपीवी प्रोजेक्ट है, यानी कि हमारे पास प्रोजेक्ट में रिटर्न कम है, उससे ज्यादा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है। ठीक चलो, फिर आता है गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल है कांस्टेंट डिस्काउंट मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। इसके भी एजम्पशन जो है ना वो वॉल्टर मॉडल जैसे ही है, बस इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है जो ये एजोम करता है। क्या? एक, डिविडेंड पे आउट इज कांस्टेंट। ठीक, हर एक साल डिविडेंड पे आउट सेम रहेगा। अगर एक कंपनी 40% पे आउट करता है तो ये कांस्टेंट रहेगा, वो 40% ही पे आउट फॉलो करेगा। ठीक, और रिटेन अर्निंग कितना रखेगा? रिटेंशन रेशियो 60%। अपनी कमाई का जो कंपनी 40% दे देता हो तो 60% रखता होगा, करेक्ट? तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इट मीन्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक, कि रिटेन अर्निंग भी कांस्टेंट रहेगा। मान लो हमेशा 40% दे देता है अर्निंग का, तो हमेशा 60% क्या रहता होगा? रिटेन अर्निंग के रूप में, ये भी कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, ग्रोथ रेट इन अर्निंग इज नॉन एंड कांस्टेंट। बताओ, अर्निंग ग्रोथ रेट निकलता है बी डिवाइड बाई आरओई। बी क्या है? रिटेंशन रेशियो। ये भी फॉर्मूला कैसे आया आपको समझा रखा है, ठीक। यहां पे बताने का लॉजिक नहीं बनता, पर ये कैसे आता है बी इंटू आरओई, इसका डेरिवेशन आपको समझाया है। अब यहां देखना, जहां पे आरओई भी कांस्टेंट हो, फिक्स है, और रिटेंशन रेशियो भी फिक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट रहेगा। तो यही तो एक एजम्पशन है, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल बोलते हैं कि ये मानता है कि अर्निंग में ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, और क्योंकि पे आउट रेशियो सेम है तो डिविडेंड में भी ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए इसका नाम है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। समझ में आया? चलो, प्राइसिंग इक्वेशन जरा बताओ। ये यहाँ पे लिखा है ग्रोथ रेट डिविडेंड में अर्निंग के ग्रोथ रेट के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पे आउट कांस्टेंट है, एंड वो कैसे निकलेगा? बी इंटू आरओई। ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी, ये भी सेम जैसे हमने वॉल्टर में पढ़ा था वैसे ही है, तीनों केस। प्राइसिंग इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। बताओ, शेयर प्राइस अगर निकालना हो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से, तो तीन केस बन सकते। एक तो नो ग्रोथ, यानी कि डिविडेंड में ग्रोथ ही नहीं है। तो ग्रोथ कब नहीं होता डिविडेंड में?
बताओ डिविडेंड में कब ग्रोथ नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब अर्निंग में ग्रोथ नहीं होगी। अर्निंग में ग्रोथ तब नहीं होगी जब रिटेंशन रेशियो नहीं है, यानी कि 100% पे आउट है। जितना कमाते हैं उतना पूरा पे कर देंगे, तो कभी भी अर्निंग में इंक्रीज नहीं आएगा, डिविडेंड में भी इंक्रीज नहीं आएगा। यानी कि ईपीएस इज इक्वल टू डीपीएस, पे आउट रेशियो 100%। ये सारा चीज रेगुलर बैच में डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। और प्राइस निकालने का प्राइस निकलता कैसे? सारे डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू, ये डीपीएस हर एक साल सेम रहेगा, इनफाइनाइट पीरियड तक, परपेचुअल पीरियड तक प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो एक ही एन्यूटी अगर परपेचुअल पीरियड तक आता है तो एन्यूटी डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट, ये रहा। अच्छा, डीपीएस ना लिख के ईपीएस लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इस केस में जब 100% पे आउट होता है तो ईपीएस और डीपीएस सेम ही रहते हैं। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, इसी को तो बोलते हैं गॉर्डन मॉडल। P0 निकालना हो तो आज का प्राइस D1 एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक, नेक्स्ट ईयर का, डिवाइड बाई के माइनस जी, जहां पे ये जी क्या है? ग्रोथ रेट है, ठीक। ग्रोथ रेट इन डिविडेंड, जो कि अर्निंग के ग्रोथ रेट के बराबर होता है, और ऐसे निकाल सकते हैं, करेक्ट। D1 कैसे निकलता है? दो तरीका है। D0 पता है तो ग्रोथ रेट प्लस कर दीजिए, एक साल आगे का डिविडेंड आ जाएगा, या फिर E1 पता है, एक साल बाद का एक्सपेक्टेड अर्निंग पता है, तो पे आउट रेशियो से इंटू कर दीजिए। बताओ बी अगर रिटेंशन रेशियो है तो पे आउट रेशियो 1 माइनस बी। मैं अगर बोलूं कोई कंपनी रिटेन करती है 60%, तो पे कितना करती होगी? 1 माइनस 60%, दैट इज 40%। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, वेरिएबल ग्रोथ, इसमें हमने पढ़ा था कई बार डिविडेंड में जो ग्रोथ होता है वो चेंज होते रहता है। इसमें ऐसा केस देगा, कुछ साल डिविडेंड का ग्रोथ रेट ये था, फिर उसके बाद डिविडेंड का ग्रोथ रेट चेंज हो गया, और जो चेंज हुआ तो परपेचुअल पीरियड तक इतना ही था, करेक्ट। समझ में आया क्या? तो इसमें हमने देखा है कि टेबुलर फॉर्म में, याद करो जरा, टेबुलर फॉर्म में हम निकालते हैं, फॉर्मूला से डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि अलग अलग ग्रोथ है। एक एग्जाम्पल करवाया था, ये नो ग्रोथ का भी एग्जाम्पल करा रखा है, कांस्टेंट ग्रोथ का भी। जरा इंपॉर्टेंट बात है, ये वेरिएबल ग्रोथ में आइए। एक एग्जाम्पल लिया था, मान लो पहले 2 साल 6% ग्रोथ है डिविडेंड में, तीसरे और चौथे साल 8% ग्रोथ है, अब पांचवें साल ऑनवर्ड से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाएगा 10%, करेक्ट। अभी जो करंट ईयर डिविडेंड है, जिसको D0 मानते हैं, ये 8 है, और डिस्काउंट रेट है 16%, ठीक। P0 निकालना है, सारे डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू। D1 कैसे आएगा? अभी में ग्रोथ रेट का इंटू करके, पहला और दूसरा साल 6% है, तो ये देखो 6% किया, दूसरे साल फिर 6% किया, तीसरा चौथा साल 8% है, 8% बढ़ा है, तो 4 साल का डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू आ गया। पर हमें तो सर परपेचुअल पीरियड तक डिविडेंड उसका प्रेजेंट वैल्यू करना है, तो मैंने आपको बात पढ़ाई थी, 4 साल का प्रेजेंट वैल्यू कर लिया। यहाँ जो P4 होगा वो तो आगे का डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू है, तो यानी कि D5 से लेके परपेचुअल तक जितना डिविडेंड है उनका प्रेजेंट वैल्यू P4 हम निकाल सकते हैं। P4 इज इक्वल टू D5 डिवाइड बाई के माइनस जी। क्यों लगा रहे हैं गॉर्डन मॉडल इसमें? क्योंकि सर ग्रोथ रेट उसके बाद कांस्टेंट हो गया है 4 साल के बाद। जब भी कांस्टेंट हो जाए ग्रोथ रेट, यानी कि हर एक साल एक ही ग्रोथ रेट है, लगा सकते हैं गॉर्डन मॉडल। चलो, पांचवें साल का डिविडेंड 10% ग्रो करना है ना, D4 प्लस 10%। चलो, ये आया, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू कर दो और जोड़ दो, तो ये आ गया प्राइस, ठीक। ये हमने किया था वेरिएबल या मल्टीपल ग्रोथ रेट के केस में। चलो, ये दो केस पढ़ा है। K इज इक्वल टू 1/P रेशियो, ये यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये हमेशा ही होगा, ये दो केस में होगा, दोनों केस मैंने पढ़ा रखा है, एग्जाम में आए 1/P रेशियो हम कर देते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। पर ये डेरिवेशन बीच बीच में सिखाते रहता हूँ कि आपको लॉजिक पता हो, कहाँ से क्या होता है, कैसे होता है, ठीक। चलिए, डेरिवेशन ऑफ गॉर्डन मॉडल हमने पढ़ा था, ये आपके काम का नहीं है रिवीजन लेक्चर में, ये हमने रेगुलर लेक्चर में डिराइव किया था कि गॉर्डन मॉडल आया कैसे। फिर शेयर वैल्यूएशन मैंने बताई थी, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका मतलब शुड बी प्राइस, क्या शेयर का प्राइस होना चाहिए, तो वैल्यूएशन करके निकालेंगे। जितने भी डिविडेंड आने वाला है शेयर से, उसका प्रेजेंट वैल्यू कर दो, ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा, यही शेयर का प्राइस होना चाहिए, ठीक। एक होता है एक्चुअल प्राइस, जिसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, क्या जरूरी है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्चुअल प्राइस सेम हो?
अभी पढ़ाया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी, बताना जरा। नहीं सर ये तो होना चाहिए प्राइस, ये हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, पर ये क्या है, ये तो मार्केट तय करता है डिमांड एंड सप्लाई से। मार्केट में जितने में बिक रहा है ये है वो प्राइस, ये डिफरेंट हो सकता है। अगर मार्केट प्राइस ज्यादा हो इंट्रिंसिक वैल्यू से, यानी कि जितना होना चाहिए उससे ज्यादा में बिक रहा है, ओवर प्राइस से सेल करेंगे। उल्टा अगर मार्केट प्राइस कम है इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, यानी कि औकात ज्यादा का रखता है, महंगा चीज है, बिक सस्ते में रहा है, खरीद लो। ठीक, अंडर प्राइस है, स्ट्रेटेजी क्या रखेंगे गो शॉर्ट। किसी के पास ऑलरेडी है ये शेयर तो उसको होल्ड करना चाहिए। चलो फिर आते हैं एमएम मॉडल पे। एमएम मॉडल में मैंने आपको पढ़ाया था, एमएम मॉडल ये नहीं बोलता कि डिविडेंड इंपैक्ट करता है शेयर प्राइस पे, ये क्या बोलता है डिविडेंड हैज नो इंपैक्ट ऑन शेयर प्राइस। ऐसा क्यों? ये कहता है कंपनी के शेयर प्राइस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं, इंपैक्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं डिपेंड करता है, अर्निंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, शेयर प्राइस डिपेंड करता है अर्निंग एबिलिटी पे, ना कि अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटी पे। ठीक है, फिर मैंने एक और बढ़िया चीज पढ़ाई थी इसमें, पहले एजम्पशन देखते हैं फिर ये चीज याद दिलाऊंगा एमएम मॉडल में। इन्वेस्टर आर रेशनल। रेशनल का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टर रेशनल है तो रेशनल डिसीजन लेगा। मार्केट इज परफेक्ट। परफेक्ट मार्केट का मतलब इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, जितने भी पार्टीज है कैपिटल मार्केट में वो वेल इन्फॉर्म्ड है। ठीक, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं है या फिर टैक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ठीक, दूसरा नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, मान लो शेयर बाई सेल करें तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं आएगा, ये कहने का मतलब है। शेयर आर फुल्ली डिविजिबल, यानी कि पॉइंट में भी शेयर बाई और खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। ये चीज क्यों एजम्पशन है आगे देखेंगे। होम मेड डिविडेंड जब क्रिएट करेंगे तो शॉर्ट सेलिंग आर अलाउड, शेयर को सेल भी कर सकते हैं। आप बोलोगे सर शेयर बेच तो सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है आपके पास शेयर नहीं है तब भी आपने सेल कर दिया है, डाउनवर्ड पोजीशन बोलते हैं। इसके बारे में रेगुलर लेक्चर में थोड़ा समझाया था, यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। होम मेड डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ये क्या था कि सर एमएम मॉडल तो कहता है डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इम्पैक्ट ऑन शेयर प्राइस। फिर एमएम मॉडल ये भी कहता है कि इन्वेस्टर बहुत चालाक है, उससे अगर डिविडेंड चाहिए होगा ना और कंपनी नहीं दे रही तो होम में डिविडेंड क्रिएट कर लेगा। और होम में डिविडेंड और कॉर्पोरेट डिविडेंड में कोई फर्क नहीं, उससे तो पैसों से मतलब है। आप बोलोगे सर होम में डिविडेंड कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है। मान लेते हैं कि इन्वेस्टर है ठीक, आज ये प्राइस चल रहा है, डिविडेंड पर शेयर इतना दिया, मान लेते हैं ए के पास इतना शेयर है, उसको इतना डिविडेंड चाहिए, जरूरत है पैसों की, मान लेते हैं उसको मिला कितना डिविडेंड 5000 शेयर इंटू 8, ये रहा। तो जो भी एडिशनल आ गया जितना चाहिए उतना, उससे ज्यादा मिला 500, इसको इन्वेस्ट कर देगा। पॉइंट में राउंड अप करेंगे क्या? नहीं, क्यों? एमएम मॉडल तो बोलता है शेयर आर डिविजिबल यानी कि शेयर को पॉइंट में भी खरीदा बेचा जा सकता है। दूसरा, मान लो किसी इन्वेस्टर के पास 1000 शेयर है, उसे डिविडेंड की जरूरत कितना है 10,000, अब उसे मिला कितना 1000 इंटू 8,000, बताओ जरा 10,000 पैसों की जरूरत थी, 8,000 कंपनी ने डिविडेंड दिया, कोई बात नहीं 2,000 शॉर्टफॉल हुआ, शेयर बेच के पैसे ले लेगा। ये जो शेयर बेच के ले आ रहा है ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रिएटिंग होममेड डिविडेंड। तो इन्वेस्टर चला के अब डिविडेंड की चिंता मत करो, कमाई की चिंता करो, उसे जरूरत पड़ेगी ना शेयर बेच के पैसे लाएगा। कभी आप ज्यादा दे दोगे तो कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा सरप्लस फंड, जितना उसे जरूरत है उतना वो फंड अरेंज कर लेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक चलो नेक्स्ट, एजम्पशन में एक और चीज पढ़ाया था, नो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, या कि इन्वेस्टर को अनसर्टेनिटी का रिस्क नहीं है। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, डिविडेंड भी स्टेबल है, सर्टेन है ठीक, प्राइस भी सर्टेन है, इन्वेस्टर फोरकास्ट कर सकता है डिविडेंड को, शेयर प्राइस को, कि वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाए, साथ ही में डिस्काउंट रेट भी कांस्टेंट रहेगा, तभी तो रिस्क नहीं है। डिस्काउंट रेट अगर चेंज होने लगे तो शेयर प्राइस चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। और हम मान रहे हैं कि इन्वेस्टर जो है
उसको डर नहीं है अनसर्टेनिटी का, उसे पता है कि लगभग कितना डिविडेंड मिलेगा, शेयर प्राइस क्या हो सकता है, वो ये फोरकास्ट कर सकता है। चलो, एमएम मॉडल में क्वेश्चन कराते टाइम मैंने बोला था, ये देखो, मान लो एक इन्वेस्टर आज खड़ा है, ये प्राइस एक साल बाद का P1 आज का प्राइस P0, ये एक साल बाद का डिविडेंड D1। आपको पता है P0 निकालना हो तो D1 प्लस P1, पता है P1 में तो ये सारे डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू P1, D2 D3 इनफाइनाइट तक, क्यों, कहीं पे भी प्राइस निकालते हैं तो उससे आगे का जितना डिविडेंड है उसका प्रेजेंट वैल्यू होता है, करेक्ट। अब P1 का प्रेजेंट प्लस D1 का प्रेजेंट आज का प्राइस आ जाएगा, क्योंकि आज के डेट में अगर प्राइस निकालोगे तो सारे डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू, ये सारी लॉजिक रेगुलर में आपको पढ़ा रखा है, ठीक। तो इससे ये फॉर्मूला बनता है, रटना नहीं है, जिस बच्चे को लॉजिक पता है वो तो ऐसे ही लिख देगा। इससे हम P1 निकाल सकते हैं क्या, शेयर प्राइस एक साल बाद का क्या रहेगा, अगर और सारी इंफॉर्मेशन दिया हो तो निकाल सकते हैं। हम क्यों निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेड प्राइस एट द ईयर एंड, क्योंकि कंपनी में ऐसा भी दे सकता है इंफॉर्मेशन कि एक साल बाद हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम कितना शेयर इश्यू करें, सिंपल सी बात है, कितना पैसा चाहिए डिवाइड बाय इश्यू प्राइस, क्योंकि एक साल बाद कर रहे तो इश्यू प्राइस तो P1 होगा, इसलिए सर P1 निकाले। ओके, फंड रेज, कितना पैसों की जरूरत है, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से रिटेन अर्निंग घटा देंगे। रिटेन अर्निंग क्यों घटा रहे, सर जो अपने पास है उतना तो चाहिए नहीं, वो तो हम यूज कर ही लेंगे, ठीक। इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग कैसे निकलता है, सर अर्निंग में से डिविडेंड घटा के, तो ये देखो अर्निंग माइनस डिविडेंड, अब ये है नंबर ऑफ शेयर, इनटू कर दोगे डिविडेंड, तो टोटल डिविडेंड आ जाएगा, ये डिविडेंड पर शेयर है, पर शेयर टोटल डिविडेंड आ जाएगा। ये क्या है, टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग में से टोटल डिविडेंड घटता है तो रिटर्न अर्निंग आती है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से रिटर्न अर्निंग घटेगा तो कितना फंड रेज, ये आ जाएगा। सारा लॉजिक आप लोग को समझाया, डिवाइड बाई P1, P1 क्या है, इश्यू प्राइस, करेक्ट। अब वैल्यू ऑफ फर्म आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग न्यू शेयर अगर निकालना हो तो सोचना, सर ये ओरिजिनल शेयर थे कंपनी के, नए शेयर जो इश्यू हो क्या है, मान लेते उस नए शेयर को M, तो ये न्यू शेयर हो गए। अब सारा कैलकुलेशन हो रहा है ये एक साल बाद, क्योंकि न्यू शेयर तो एक साल बाद आएगा इश्यू होके, तो N प्लस M इंटू P1, तो ये आ गया। लेकिन इस ईयर एंड में दो और चीज होने वाली है, इन्वेस्टमेंट होगा तो आउटफ्लो है, घटानी पड़ेगी, अर्निंग हुआ वो इनकम है, जोड़नी पड़ेगी, तो ये टोटल वैल्यू तो आ गया, जो ऊपर है ये वैल्यू ऑफ फॉर्म है, बट एक साल बाद पे खड़ा है ये। हमें अगर आज का निकालना हो वैल्यू ऑफ फॉर्म टुडे, तो डिस्काउंट रेट से एक साल पीछे ले आइए प्रेजेंट वैल्यू करके, इससे आया हुआ वैल्यू ऑफ फॉर्म, और नॉर्मल कंपनी का जो वैल्यू ऑफ फॉर्म अभी निकलेगा N इंटू P0, उससे ही आनी चाहिए, पढ़ाया था ये सारी चीजें। अगर बोले वैल्यू ऑफ फॉर्म एक साल बाद का निकालिए तो सिर्फ ये ऊपर वाला कैलकुलेशन करना है, डिस्काउंट नहीं करेंगे, ठीक। फिर आता है लिंटर मॉडल, लिंटर मॉडल कहता है कि डिविडेंड क्या देना चाहिए कंपनी को, स्टेबल। लिंटर मॉडल का कहना है कि इन्वेस्टर लाइक्स स्टेबल डिविडेंड, हम ये नहीं बोल रहे डिविडेंड दो या न दो, ठीक, अगर डिविडेंड दे रहे हो तो स्टेबल डिविडेंड दो, ठीक। अब अर्निंग कंपनी की तो चेंज होती रहती है, मान लो ये देखो, एक साल 10 है, दूसरे साल अर्निंग पर शेयर आया 25, तीसरे साल 8, जब ईपीएस चेंज होते रहता है, और लिंटर मॉडल कह रहा है डीपीएस को स्टेबल रखना है। स्टेबल का मतलब कांस्टेंट नहीं होता, ज्यादा उताव चढ़ाव ना हो, ये होता है। मैंने एग्जांपल में कांस्टेंट रखा है, स्टेबल डज नॉट मीन कांस्टेंट, उताव चढ़ाव ज्यादा ना हो। अब अर्निंग में तो उताव चढ़ाव है, कई बार बहुत कमा लेते हैं 2.5 गुना ज्यादा, कई बार बहुत कम कमाते हैं, तो हमें क्या करनी चाहिए, पे आउट रेशियो को चेंज करते रहनी चाहिए, ठीक। अगर स्टेबल डिविडेंड देना है तो पे आउट रेशियो चेंज होते रहेगा, तो यही बोलता है पे आउट रेशियो शुड कीप्स ऑन चेंजिंग। इसके लिए ये क्या सजेस्ट करता है, मजे की बात, एक एडजस्टमेंट फैक्टर, स्मूथनिंग फैक्टर, जो कि डिविडेंड को स्टेबल करेगा, वो इक्वेशन इसमें हमने पढ़ा था। ये सी क्या है, ये सी ही सर एडजस्टमेंट फैक्टर है या स्मूथनिंग फैक्टर है।
या स्मूथनिंग फैक्टर है। ठीक, ये इस साल का डिविडेंड है, ये पिछले साल का डिविडेंड है। ये दोनों में जो गैप है चेंज, कि पिछले साल की तुलना में इस साल कितना डिविडेंड होगा, ये कम से कम होना चाहिए। ठीक, ये ऐसा गैप होना चाहिए कि डिविडेंड में स्टेबिलिटी हो। तो इस गैप को स्टेबल करने के लिए सी से इनटू करते हैं, सी एडजस्टमेंट फैक्टर है। गैप ज्यादा है तो सी कम करता है। ठीक, समझ रहे हो सी का मतलब। अब कहने का मतलब इस साल का डिविडेंड प्रीवियस साल का डिविडेंड प्लस ये जो चेंज है, इतना जो हम सोच रहे हैं कितना एडिशनल दे इस साल, उसको एडजस्टमेंट फैक्टर से इनटू करेंगे। और ये जो स्टेबल इंक्रीज है, ये क्या है, स्टेबल इंक्रीज डिविडेंड में। ऐसा नहीं कि डिविडेंड कांस्टेंट देंगे, स्टेबल डिविडेंड देंगे। बहुत डिविडेंड में शॉक नहीं होनी चाहिए कि पिछली बार से डिविडेंड बिल्कुल डिफरेंट आए। हमें ऐसी स्टेबल डिविडेंड देनी चाहिए कि इन्वेस्टर डिविडेंड को फोरकास्ट कर पाए। ठीक है, चलो फिर हमने देखा बाईबैक। बाईबैक में क्या देख रहे थे कि सर अगर मान लीजिए कंपनी के पास आइडल फंड पड़ा और उसे आगे लगाने के लिए पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट भी ना हो जाता, अगर है तब तो डिस्कशन ही नहीं है भाई, इन्वेस्ट कर दो फंड। तो उस केस में कंपनी चाहे तो उसे डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है या फिर यूज कर सकती है बाईबैक करने की। बाईबैक करने के लिए कब यूज करती है, जनरली जब शेयर क्या हो, अंडर प्राइस चल रहा हो। कंपनी को जब महसूस होता है कि उसकी शेयर अंडर प्राइस चल रहा है तो यूजुअली बाईबैक करता है कंपनी। बाईबैक का इम्पैक्ट क्या आएगा, एक तो बाईबैक थोड़ा प्रीमियम पे होता है करेंट मार्केट प्राइस से जो ऑफर देते हैं। बाईबैक से नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं तो ईपीएस बढ़ जाता है। ठीक, अगर कंपनी में डेट है तो बाईबैक करोगे तो इक्विटी तो कम हो गई, तो डेट इक्विटी इंक्रीज हो जाता है जिससे फॉर्म रिस्की हो जाती है और पी रेशियो क्या हो जाता है, डिक्रीज। अब बताओ, मार्केट प्राइस होता है ईपीएस इंटू पी रेशियो, ये बढ़ रहा है बाईबैक से और ये हो सकता है गिर जाए। तो अल्टीमेटली मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज ये बताना मुश्किल है। ठीक, इट डिपेंड्स अपन कंपनी स्पेसिफिक सिचुएशन। समझ में आ रहा है, याद आया क्या। और मैंने आपको एक बात लिखवाई थी नोट्स में, क्या लिखवाया था कि ज्यादातर केसेस में होता क्या है ना कि पी रेशियो पे एज सच इंपैक्ट नहीं आता, यानी कि ईपीएस तो बढ़ रहा है, पी रेशियो कांस्टेंट होता है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में फर्म ज्यादा रिस्की होते नहीं है, बाईबैक उतना भी नहीं होता कि फर्म का पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत मेजर चेंजेज आए, तो उस वजह से आपको शेयर प्राइस इंक्रीज होता हुआ ही दिखेगा। आज बाईबैक के न्यूज आ जाए तो कल देखोगे तो उस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ा हुआ दिखेगा। 2 साल पहले टीसीएस ने बाईबैक किया था। ठीक, जिस दिन अनाउंस किया था अगले दिन टीसीएस का प्राइस 5% से बढ़ा था मार्केट में। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे नोट्स में भी लिखवा रखा है, करेक्ट। फिर राइट शेयर, अब इसमें कैलकुलेशन क्या है ये बताने की जरूरत नहीं, फास्ट ट्रैक वाले बैच हो या रेगुलर वाले बैच हो सब में पढ़ा था। इंपॉर्टेंट बात क्या है ये पढ़ा देता हूँ। ठीक, इंपॉर्टेंट बात थी कि राइट शेयर अगर मिलता है ना इन्वेस्टर को तो अगर वो बाई करे या फिर राइट रिनाउंस कर दे, उस केस में वेल्थ पे उसके कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर कुछ भी एक्शन नहीं लेता, ना बाई करे ना रिनाउंस करे, तो उसका वेल्थ डिक्रीज होगा। ठीक, राइट शेयर इश्यू होने की वजह से तीनों केस आप लोगों को एक्सप्लेन करके और चेंज करके बताया था। ये रहा, याद आ रहा है कुछ। दोनों केस में 60-60 मेंटेन था जो ओरिजिनल वेल्थ था। थर्ड केस में वेल्थ डिक्रीज हो गया था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई थी, 51,000। बोनस शेयर, शेयर स्प्लिट, मैंने क्या बोला, ये बस एक अकाउंटिंग एंट्रीज है, इनकी वजह से वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन्वेस्टर के। ठीक बोनस शेयर आपको मिल गया। होता क्या है, बोनस शेयर से नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे तो ईपीएस गिर जाएगा, ईपीएस गिरेगा तो मार्केट प्राइस कांस्टेंट ही आएगा आपका। क्यों, यहाँ पे देखो होता क्या है, मान लो 1600 के एक शेयर थे, अब बोनस मिला तो 2 शेयर आपके पास हो गए, मान लो 1:1 बोनस है, तो पता है मार्केट में प्राइस हो जाएगा 800 गिर के। जिस रेशियो में शेयर ब्रेक हुए होते हैं ना, एडिशनल शेयर मिलते हैं आपको, उसी रेशियो में प्राइस गिर जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन करके दिखाया था।
पहले एक शेयर 1600 का था, टोटल वेल्थ था 1600 का, अब 2 शेयर 800 का हो गया, टोटल वेल्थ 1600 का। वेल्थ में तो कोई फर्क ही नहीं आया। ये बस इंसान को खुशी मिलती है सुन के कि मेरा एक शेयर 2 का हो गया, पर शेयर का दाम भी तो गिर गया। ये हालांकि ये है कि जब ये न्यूज आती है ना, जब बोनस शेयर होता है तो उस केस में, या शेयर स्प्लिट होता है उस केस में, शेयर थोड़ी ट्रेडिंग जोन में रहता है, ठीक, लाइमलाइट में रहता है, लोग थोड़ी खरीद करते हैं, सस्ते में लोगों को लगता है मिल रहा है, ठीक, तो हल्का शेयर में ग्रोथ देखने को मिलता है शॉर्ट रन, ठीक। शेयर स्प्लिट का जस्ट उल्टा है, रिवर्स स्प्लिट। ये सारी चीजें पढ़ाई थी, मुझे लगता है इतने पे एंड करना चाहिए, रिवीजन लेक्चर के हिसाब से बहुत कंटेंट है ये, ठीक। थ्योरेटिकल जो पोर्शन है आप थ्योरी लेक्चर में देख सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमने एफएम का थ्योरी लेक्चर किया है वहां से आप थ्योरेटिकल लेक्चर देख सकते हैं, ठीक, उसमें थ्योरी पोर्शन कवर्ड है। चलो, वीडियो पसंद आई, मजा आया तो एक लाइक कर दो, जितना हो सकता है शॉर्टकट में रिवीजन कराने का मैं कराता हूँ, ठीक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, ठीक है।